संविधान में मूलतः जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि 450 से 465 या 470 या आर्टिकल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो कई बुक्स में दिया हुआ आता है। कई लोग इस बारे में जिद करते रहते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल 395 ही है, आर्टिकल नंबर 396 है ही नहीं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि 395 से ज़्यादा आर्टिकल्स बताते हैं, उनकी वजह यह है कि विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा जो अलग अलग आर्टिकल्स और जुड़े, जैसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जुड़ा आर्टिकल 51 कै, तो 51 कै को उन्होंने 395 के अतिरिक्त काउंटिंग कर ली उन्होंने एक अलग आर्टिकल्स की। तो वैसे जब काउंटिंग के रूप में जब आप करते हैं तो वो आर्टिकल्स थोड़े ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन आर्टिकल नंबर 396 का कोई वजूद नहीं है। ये खास बात ध्यान रखनी है आपको। तो अनुच्छेद 395 ही है। अनुसूचियां जरूर 4 और बढ़ी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो यहाँ पे कई बार परीक्षाओं में अनुसूचियों के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उन अनुसूचियों के बारे में आपको केवल 10 मिनट में अनुसूचियों के बारे में बात कर लेता हूँ। उसके बाद हम सीधे तौर पे चलते हैं विशेषताओं पे और उनका जिक्र करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अनुसूचियों की बात करते हैं। पहली अनुसूची, और पहली अनुसूची का संबंध किससे है, या आपके एक सवाल ये भी होगा कि इन अनुसूचियों की जरूरत क्या है। जब आर्टिकल 395 हो गए तो फिर इन अनुसूचियों में ऐसा क्या है जो आर्टिकल्स में नहीं हो सकता। तो देखिए, हम उसकी बात कर लेंगे। अनुसूचियों में है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये कहा गया, लेकिन इसमें क्या है वो मैं थोड़ा यहाँ लिखा देता हूँ कि इसमें लिखा गया है भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम की सूची। राज्यों के नाम तथा यूटीज के नाम की सूची। 2 सूचियां हैं, एक राज्यों की लिस्ट है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट है। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ये लिस्ट दी गई है 2। हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं कहा गया है कि कौन कौन से राज्य हैं भारत में। पहला भाग जो संविधान का है जिसमें अनुच्छेद 2 है या अनुच्छेद 3 है, वो कहते हैं कि नया राज्य किस तरीके से कैसे क्या बनेगा, वो बात वहाँ लिखी गई है। कैसे नाम में, क्षेत्र में, सीमा में चेंज होगा, वो कहा गया है, ठीक है। लेकिन किसी भी अनुच्छेद में राजस्थान भारत का राज्य है, हिमाचल प्रदेश भारत का राज्य है, ये कहीं नहीं लिखा गया है। तो इस पहली अनुसूची में लिस्ट दिया गया है, राज्य लिखा गया और उसमें 28 नाम है, 28 राज्यों के नाम है। दूसरी केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट है और उसमें 8 नाम है। वर्तमान समय की बात कर रहा हूं मैं। मूल संविधान में इस पहली अनुसूची में 4 प्रकार के राज्य थे, ए, बी, सी और डी, क, ख, ग और घ। ये आप जानते हैं 1956 से पहले, 7वें संविधान संशोधन से पहले भारत में 4 श्रेणी के राज्य थे। राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 7वें संविधान संशोधन द्वारा 4 श्रेणियों को समाप्त किया, 2 श्रेणी कर दी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए दूसरी अनुसूची देखिए। और दूसरी अनुसूची में है वेतन, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन का जिक्र है। तीसरी अनुसूची, और तीसरी अनुसूची में है शपथ का प्रारूप। शपथ का प्रारूप दिया गया है कि जो शपथ लेंगे वो उसका प्रारूप क्या होगा। प्रारूप का मतलब कि मैं शपथ ग्रहण करता हूं कि ये जो शपथ लेता है ना, वो उसका प्रारूप का जिक्र है इसमें। हालांकि शपथ के बारे में विभिन्न आर्टिकल्स में कहा गया है, जैसे सांसदों की शपथ का जिक्र आर्टिकल 99 में है। 99 कहता है कि सांसद राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, इतना कहा गया उसमें। लेकिन जो वो शपथ ग्रहण करेंगे उसका प्रारूप क्या होगा, वो 99 में नहीं है, वो यहाँ पे है। विधायक शपथ ग्रहण करेंगे, आर्टिकल 188 में कहा गया, राज्यपाल के समक्ष करेंगे, उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष करेंगे। लेकिन उनके द्वारा शपथ जो ग्रहण की गई उसका प्रारूप क्या होगा, वो यहाँ का लिखा गया है तीसरी अनुसूची में। इसी तरीके से न्यायाधीशों का ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, वो जो मंत्री हैं उनकी पद और गोपनीयता की शपथ है।
इनका जिक्र, सबका प्रारूप इसमें दिया गया है। वेतन की भी बात ऐसी है। वेतन की बात जैसे अलग अलग जगह लिखा गया है, जैसे मंत्रियों के वेतन की बात आर्टिकल 75(6) करता है, लेकिन वेतन कितना मिलेगा वो दूसरे अनुसूची में लिखा गया, यहाँ इतना वेतन मिलेगा। समझ रहे हैं आप? राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 59 में कहा गया, लेकिन वेतन कितना मिलेगा वो दूसरे अनुसूची में लिखा गया। तो सबके वेतन का जिक्र यहाँ पे है। तो ये आप समझिए कि अनुसूची अलग कैसे होती है। तीसरी अनुसूची में एक जो बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की ही शपथ के प्रारूप का जिक्र तीसरी अनुसूची में नहीं है, बल्कि इन तीनों की ही शपथ के प्रारूप का जिक्र वो आर्टिकल्स में दिया गया है। राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र अनुच्छेद 60 में ही उसका प्रारूप दिया गया। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है और आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, इनकी शपथ का जिक्र वो तीसरी अनुसूची में नहीं। ये बात ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, देखिए चौथी अनुसूची, और चौथी अनुसूची के बारे में जब आप बात करते हैं तब आपके प्रश्न आता है कि चौथी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका जिक्र है। ऑप्शन में आता है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, विधानसभा में राज्यों की सीटें। तो वो आप ध्यान रखें, चौथी अनुसूची का संबंध केवल राज्यसभा से है, संसद से नहीं है। संसद में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों होती है, इसमें केवल राज्यसभा में राज्यों की सीटों का जिक्र है कि कौन से राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका जिक्र क्या कहां है, चौथी अनुसूची में। फिर देखिए पांचवी अनुसूची, और पांचवी अनुसूची की अगर हम बात करें तो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। जनजाति क्षेत्र का मतलब ट्राइबल एरियाज। वहां प्रशासन कैसे होगा वो पांचवी अनुसूची में अलग से लिखा गया है। ठीक है, यहां ध्यान रखें अनुसूचित जाति नहीं है, ऐसे ट्राइबल एरिया जो कि अनुसूचित है, अनुसूचित मतलब जो सूचीबद्ध उस सूची में लिखे गए हैं, उनका प्रशासन कैसे चलेगा वो पांचवी अनुसूची में है। छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में दिया गया है 4 राज्यों के, खासतौर से अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र तो है लेकिन 4 राज्यों का नाम वहां पे खासतौर से लिखा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों की में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा वो यहां दिया गया। 4 राज्य खासतौर से यहां दिए गए हैं, तो 4 राज्यों के अगर नाम याद रखना चाहें तो आप अमित त्रिमी याद रख लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आपके जब ऐसा प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध छठी अनुसूची से नहीं है, तो आपके मणिपुर जरूर देंगे वो, क्योंकि मेघालय मिजोरम है, मणिपुर से मिलता हुआ सा नाम है, स्थिति भी लगभग वहीं पे है, तो आप मणिपुर में नहीं है, इस बात को तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। बाकी 4 राज्यों के नाम आप रट ही लीजिए, वो ज़्यादा ठीक है। देखिए आगे हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, कि 7वीं अनुसूची में क्या है। सातवीं अनुसूची को वैसे तो अगर पढ़ें तो बहुत व्यापक है, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में ही ये सब बातें थोड़ी बता देता हूं। 3 सूचियां हैं इसमें। पहली सूची है संघ सूची, और संघ सूची में कितने विषय हैं, मूलतः इसमें 97 विषय,
और वर्तमान में इसमें 100 विषय। राज्य सूची की बात करें तो संघ सूची पर विधि निर्माण की शक्ति संसद को है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडलों को है। इसमें विषय 66 और वर्तमान में 61। हम तीसरी सूची की बात करें तो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मूलतः इसमें विषय 47 और वर्तमान में इसमें विषय 52। ये आपको मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आना चाहिए। ये आपके मामला है। चलिए 8वीं अनुसूची की बात करें। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है और भाषाओं में देखिए मूलतः तो इसमें जो भाषाएं थी वो कितनी भाषाएं, 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं। 14 के बाद में 21वां संविधान संशोधन हुआ और 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में और इस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जुड़ी, तो 14 से बढ़कर भाषाएं हो गई 15। फिर एक संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 3 भाषाएं जब जुड़ी तो भाषा बढ़ के हो गई 18। फिर 92वां संविधान संशोधन ये हुआ 2003 में और इस संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जुड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरीके से भाषाएं बढ़ के हो जाती हैं टोटल 22। ये 21 और 71 जुड़ के 92 होते हैं। तो ये संविधान संशोधन में इस तरीके से याद रख लीजिए आप, 21वां और 71वां जोड़ेंगे तो 92 हो जाएंगे, 21वें में 1, 71वें में 3, ये जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। इस तरीके से करके आप इन भाषाओं को भी ध्यान रखें। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। वर्तमान में आपके 22 भाषाएं। ये तो थी 8 अनुसूचियां मूलतः। फिर देखिए 9वीं अनुसूची जुड़ती है और 9वीं अनुसूची जुड़ती है पहले संविधान संशोधन से और इसका संबंध देखिए, पहले तो इसका संबंध है भूमि सुधार कानून से। भूमि सुधार कानूनों से इसका संबंध है और इसको शामिल करने के पीछे तर्क क्या था कि 1951 में पहले ही संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया, क्योंकि भूमि का आवंटन जो आम आदमी के लिए सरकार करना चाह रही थी, जिस पर सभी लोगों का अधिकार नहीं था, अधिकांशतः भूमि कुछ लोगों के ही कब्जे में थी। सरकार चाह रही थी कि सभी व्यक्तियों के हिस्से में कम से कम इतनी ज़मीन तो हो कि वो अपनी आजीविका के साधन उनके पर्याप्त रूप से हो सके। और उस समय में 1950 के दौर में कृषि ही एकमात्र उपाय थी, आप जानते हैं, आजीविका का एकमात्र साधन थी। तो लोगों को ज़मीनें आवंटित करना, मिनिमम इतनी तो, कम से कम इतनी ज़मीन तो आवंटित करनी ही चाहिए जिससे उसका गुजारा हो सके। लेकिन आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का अधिकार था, वो कहता है किसी व्यक्ति से उसकी मर्जी के विरुद्ध संपत्ति खरीदी नहीं जा सकती, छीनी नहीं जा सकती। आर्टिकल 13 कहता है, 13(2) कहता है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। संसद ने कानून बनाया, लोगों को ज़मीनें आवंटित की। अब ज़मीनें आवंटित करेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जो अधिकार क्षेत्र में है वहीं से तो आवंटित करेंगे। तो ये कानून बनाया कि किसी व्यक्ति के पास इससे अधिक ज़मीन नहीं होगी। और जब इस तरीके का कानून बनाया तो लोग चले गए कोर्ट में कि हमारी संपत्ति हमसे छीनी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम करे, और संपत्ति के अधिकार को कम कर रहे हैं आप। संसद द्वारा बनाए गए उस कानून को खारिज कर दिया। तब फिर बाद में पहले संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इससे जोड़ा जाता है और भूमि सुधार कानून शामिल किए गए। और एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31 ख,
वो भी इस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, इसी पहले संविधान संशोधन द्वारा। और इस 31 ख का सीधा संबंध 9वीं अनुसूची से है। इसे जोड़ के इसमें लिख दिया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून को न्यायालय में चुनौती दी ही नहीं जा सकती। तो उसके बाद में संसद ने भूमि सुधार कानून बना के 9वीं अनुसूची में डाल दिए। अब संपत्ति के अधिकार का चाहे वो उल्लंघन कर रहा है, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये सीधे वहां पे लिख दिया था 31 ख में, तो कोर्ट नहीं जा सकते। तो इस तरीके से 31 ख के माध्यम से और इसकी सुरक्षा करते हुए और 9वीं अनुसूची में ये कानून डाले गए। मूलतः जो इसमें कानून डाले गए थे पहले संविधान संशोधन द्वारा, वो 13 कानून थे, 13 विषय थे। और वर्तमान की अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसमें कितने कानून हैं, तो 284 कानून है वर्तमान में इसमें। तो ये देखिए बार बार संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें बहुत सारे कानून 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए गए। तो ये आपके 9वीं अनुसूची है। लेकिन फिर बाद में एक केस आया, वो आया 1981 का एक केस आता है, वामन राव केस, वामन राव वाद। 1981 उस वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा और एक निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973, याद रखना इस तिथि को, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इस आधार पे यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है। और इससे पहले के यदि कोई कानून इसमें शामिल किए गए तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा, इसी तिथि को क्यों चुना गया? इसी तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन केशवानंद भारती केस का निर्णय आया था और संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना चूंकि इसी केस में आई थी, तो मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाली विधियों के आधार पर उन कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस आधार पे ये वामन राव केस ने इस तिथि को रखा कि ऐसे कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए गए लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, इस बेस पे उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है इसके बाद में शामिल किए गए कानूनों को। ठीक है, इस तरीके से ही आपकी 9वीं अनुसूची है। फिर देखिए आप आगे, आप जब 10वीं अनुसूची की तरफ बात करते हैं तब आप बात कर रहे होते हैं दल बदल के बारे में। और 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल निरोधक कानून से है। दल बदल निरोधक कानून, दल बदल निरोधक कानून, ये 10वीं अनुसूची शामिल की जाती है 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। राजीव गांधी सरकार थी और दल बदल निरोधक कानून को शामिल करने का मकसद ये था, इस 10वीं अनुसूची शामिल करने का मकसद ये था कि जो सांसद या विधायक जीत कर जाते थे किसी एक दल से और जब उस दल की सत्ता वहाँ नहीं बनती तो सत्ता दल में शामिल जब हो जाते थे अपने व्यक्तिगत हित की वजह से, तो एक तरीके से जनाधार के विरुद्ध, जनता ने जिस आधार पर उसे वोट दिया है उसके साथ एक प्रकार का धोखा है ये, और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो इस दल बदल को समाप्त करने के लिए दल बदल निरोधक कानून प्रावधान इसमें शामिल किए गए, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। हम 11वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो देखिए 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, इसका संबंध है पंचायती राज से। और पंचायती राज जब आप पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि पंचायती राज के प्रावधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान में इन्हें जगह मिली, तो वो 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और इस 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर पंचायतों को अधिकार होगा। फिर बाद में 12वीं अनुसूची आती है और 12वीं अनुसूची का संबंध, जहां 11वीं अनुसूची का संबंध ग्रामीण प्रशासन से है, 12वीं अनुसूची का संबंध नगरीय स्वशासन से है। और नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये 74वां संविधान संशोधन जो हुआ वो होता कब है? 1992 में ही।
और इसके तहत 12वीं अनुसूची में शामिल किए जाते हैं 18 विषय, जिन पर नगरीय निकायों को अधिकार होता है कानून बनाने का या उन्हें लागू करने का। ये आपके अनुसूचियां हैं 12। मैं समझता हूं कि आपके सामान्य स्तर पे कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। देखिए, अब यहाँ से हम टॉपिक पे आते हैं जो आपके सीधे सीधे तौर पे आपके सिलेबस में दिया गया है, और वह है संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताओं में जब आप बात करते हैं तो देखिए, हम बात करते हैं, शुरू से मैं आपको बता देता हूं, कुछ पहले 2 विशेषताएं ऐसी बता देता हूं जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं लिखाऊंगा वो, तो आपको लगेगा कि सर इस बात को या तो जानते नहीं हैं या फिर वो भूल गए हैं। तो आपकी वो जिज्ञासा भी शांत हो जाए। सबसे विशाल संविधान है भारत का संविधान, आप जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। दुनिया में सबसे विशाल संविधान है, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, अन्य किसी भी संविधान में नहीं है, इतना विशाल है। दूसरी विशेषता कि भारत का संविधान लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा कुछ बात करने की, समझाने की या समझने की आवश्यकता नहीं है, आप ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, समझाने की जरूरत पड़ती है यहां से। हमारे संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, ये आप जानते तो हैं, लेकिन इस बारे में कुछ हो सकता है नई बातें आपको पता चले, आगे कई बिंदु आएंगे ऐसे। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब, जब भारत में संविधान निर्माण हो रहा था उस समय देखिए हमारे सामने मानक संविधानों के रूप में ब्रिटेन का संविधान था, अमेरिका का संविधान था, स्विट्जरलैंड का संविधान था, कनाडा का संविधान था, कई संविधान थे, लेकिन मोटे तौर पे जो संविधान थे वो ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान थे। अब ब्रिटेन के संविधान में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और कहा गया है कि ब्रिटेन में संसद ही सर्वे सर्वा है। ये आप जानते होंगे शायद कि ब्रिटेन के संसद यदि कोई कानून बना दे तो उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। पहली बात तो एकात्मक शासन होने की वजह से कानून बनाने की एकमात्र शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि कानून संसद ने बना दिया, वो कैसा बना, सही बना, गलत बना, कैसे भी बना, वो सर्वे सर्वा है। वो संसद ने कानून बना दिया, वो कानून उसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। तो कहा भी जाता है, डी लो में एक विचारक हुए, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। यह वाक्य दर्शाता है कि ब्रिटेन में संसद कितनी संप्रभु है। ठीक है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, बल्कि अमेरिका तो चूंकि 7 ही अनुच्छेद है अमेरिका में, और सारी बातें लिखित रूप में 7 अनुच्छेदों में सारा सब कुछ हो नहीं सकता, तो लिखा तो केवल बहुत शॉर्ट में गया। अब कौन सी बात के लिए कैसा क्या अर्थ होगा उसका, इसकी व्याख्या करने की शक्ति आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पे व्याख्याएं करता है, उसकी संविधान की व्याख्याएं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर बहुत बढ़ जाती है उसमें। और इसीलिए कहा जाता है अमेरिकी संविधान के बारे में कि अमेरिका का संविधान वही है जो वहाँ के न्यायाधीश कहते हैं, जो वहाँ के न्यायाधीश व्याख्या करते हैं, वही अमेरिका का संविधान है। तो एक तरीके से न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट को है, तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता थोड़ा सा आगे है। वो वहाँ न्यायपालिका व्यवस्थापिका की तुलना में थोड़ा आगे हो गया। भारत में हम कौन सा सिद्धांत अपनाएं, क्या करें? तो भारत में हमने कहा कि देखिए, व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, जो भी है, सारे सरकार के अंग हैं। और सरकार का सारा सिस्टम, सारा का सारा शासन वो ठीक वैसे चलता है जैसे संविधान में लिखा है, और चलना भी वैसे ही चाहिए। तो तीनों अंगों में से किसी एक अंग को संप्रभु बनाना या एक अंग की सत्ता को किसी दूसरी सत्ता के ऊपर स्थापित करना, वो कहीं भी ठीक नहीं है। हमने संविधान को सर्वोच्च बनाया। संविधान में जो निर्धारित किया गया वो सर्वोच्च है, वो सुप्रीम है, और प्रत्येक अंग को उसके अनुसार चलना ही होगा।
प्रत्येक अंग की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के भीतर रहेगा, संविधान में लिखी गई उन समस्त बातों का अनुपालन करेगा, उनके अनुसार चलेगा। तो संविधान के सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। हम और अगर बात करें तो भारत में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, लोकतंत्र है। ये तो सामान्य सीधी सी बात है, बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी है, मतलब लोगों का शासन है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन। आप जानते ही हैं, अब्राहम लिंकन ने जैसे कि कहा, तो वो शासन भारत में है। ये लोगों द्वारा अपने चुने गए लोग जो हैं, जो प्रतिनिधि है, वो एक निश्चित समयावधि के लिए शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और वो शासन करते हैं। ये लोकतंत्र है। 5वां है गणतंत्र। और गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? रिपब्लिक। गणतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक। इंग्लिश में जरूर ध्यान रखें, कई लोगों को लोकतंत्र और गणतंत्र पर्यायवाची शब्द लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, ये रिपब्लिक है। जहां लोकतंत्र हो वहां गणतंत्र भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लोकतंत्र गणतंत्र से पूरी तरीके से अलग है। गणतंत्र का मतलब देश का सबसे बड़ा पद, सर्वोच्च पद, वो वंशानुगत ना हो बल्कि निर्वाचित हो, चुना हुआ हो। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन चुना हुआ हो। ये गणतंत्र है। भारत में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, क्योंकि भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का और वो वंशानुगत नहीं होता। जबकि ब्रिटेन, जिसे लोकतंत्र का घर कहा जाता है, लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां सर्वोच्च पद सम्राट का पद है, जो चुना हुआ नहीं होता, वंशानुगत है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में महारानी बनी थी, अभी भी हैं और तब तक रहेंगी तब जब तक वो जीवित हैं। और उसके बाद चुनाव नहीं होंगे, बल्कि उसी का कोई वंशज वो वहाँ की उस गद्दी को संभालेगा, उत्तराधिकारी बनेगा उसका। ठीक है। फिर देखिए आप, और अगर विशेषता देखें तो पंथ निरपेक्ष। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब सेक्युलर है। मतलब ये कि भारत का अपना कोई आधिकारिक राष्ट्र धर्म नहीं है, और यहाँ इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता किसी व्यक्ति और किसी नागरिक के साथ कि वो किस धर्म का अनुसरण करता है। सब धर्म समान है और राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। राज्य को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति किस धर्म का अनुसरण करता है, उसका पालन करता है, क्योंकि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है और राज्य इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बल्कि राज्य ने प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने धार्मिक अधिकार दिए कि उसको ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को, जो उसका मन कहता है, उस धर्म को मान सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। तो ये एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, उसकी पहचान है। और भारत चूंकि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है तो यहाँ पे ऐसा है। देखिए, हम लोकतंत्र की बात करते हैं जब, तो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा अर्थ ये होता है कि सभी लोग समान होंगे, एक जैसे होंगे, सभी लोगों को समानता का अधिकार होगा। यही तो लोकतंत्र का अर्थ है। लेकिन जब हम कहें कि लोकतंत्र हम स्थापित करेंगे और साथ साथ किसी एक धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा देंगे, जैसा कि कई राज्यों बल्कि कई देशों में दिया गया है। राज्यों का मतलब यहाँ देश से है। कई देशों में यहाँ दिया गया है। आप देखते हैं इस्लामिक देश बहुत सारे हैं जहाँ पे एक धर्म राष्ट्र धर्म के रूप में है और अपने आप को लोकतांत्रिक भी कहते हैं। तो जब आप लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, समानता का दावा करते हैं और वहाँ किसी एक धर्म विशेष को आप विशेष दर्जा देते हैं, इसका मतलब जो अन्य धर्मों के लोग हैं वो दूसरे पायदान पे हैं। इसका मतलब समानता के भाव तो नहीं है। तो ये भाव जो है वो आप लोकतंत्र का दावा नहीं कर सकते उसके बाद। तो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ वो पंथ निरपेक्ष भी हो। यूरोपीय देशों से हमने ये लिया और हमने अपने यहाँ पे पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को स्थापित किया। ये भारत के संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। एस.आर. बोम्मई केस 1994 में आया और उसने पंथ निरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बताया, जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता। चलिए, इसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं एक और विशेषता की, और चलिए आगे अगले पृष्ठ में ही बात कर लेते हैं।
वहां से हम समझते हैं कि वो क्या क्या है। एक विशेषता और है जिसको आपको समझना चाहिए, वो संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या है? कई लोगों को लगता है कि भारत में संसद है इसलिए संसदीय शासन प्रणाली है। तो देखिए, संसद तो हर जगह होती है, हर देश में होती है, हर लोकतांत्रिक देश में होती है। संसद होने का मतलब है कि सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जहां भी लोकतंत्र है व्यवस्थापिका तो वहां पे होगी। अलग अलग देशों की व्यवस्थापिका के नाम ही तो अलग अलग है, बाकी व्यवस्थापिका तो है ही। भारत की व्यवस्थापिका का नाम संसद है, ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम पार्लियामेंट है, नाम ही तो अलग है। अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं, जापान में इसको डाइट कहते हैं, रूस में इसको ड्यूमा कहते हैं, जर्मनी में इसका नाम बुंदेसरात है, इजराइल में नेसेट कहते हैं, चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, स्विट्जरलैंड में इसको फेडरल असेंबली कहा, पाकिस्तान में इसको नेशनल असेंबली कहा, आपके नेपाल में इसको राष्ट्रीय पंचायत कहा, ईरान में इसको मजलिस कहा, अफगानिस्तान में इसको सूरा कहा। नाम कितने भी जो भी हैं, लेकिन है तो संसद ही। और जब ये संसद है तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है इसका मतलब वहाँ संसद है इसलिए संसदीय शासन प्रणाली है। संसद तो अमेरिका में भी है, कांग्रेस कहते हैं उसे, लेकिन वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली होने का सीधा सीधा मतलब है, जो आपको समझना चाहिए, कि किसी देश में संसदीय शासन प्रणाली है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ये इस बात पर डिपेंड है कि वहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच के संबंध कैसे हैं। यदि उनके बीच में संबंध बहुत गहरे हैं, इसका मतलब वो संसदीय शासन प्रणाली है। यदि दोनों सेपरेट हैं, मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। मैं उदाहरण देके बता देता हूँ आपको, वहाँ से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बात को समझ पाएंगे। भारत का संदर्भ लेके मैं उदाहरण बता रहा हूँ एक बार, वहाँ से शायद इस चीज़ को आप कैच कर पाएँ। देखिए, एक अंग तो है व्यवस्थापिका, भारत के ढांचे को समझना। एक अंग है कार्यपालिका और एक अंग होता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को तो एक बार छोड़िए, इसको तो हम दोनों के संबंधों के आधार पर ही तो तय कर रहे हैं, तो दोनों को देखते हैं। भारत की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद। संसद के सदन कितने हैं? 2, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। कार्यपालिका की बात करें अगर, तो 2 प्रकार की कार्यपालिका भारत में, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। 2 प्रकार की कार्यपालिका है। नाम मात्र की कार्यपालिका में कौन है? राष्ट्रपति हैं। वास्तविक कार्यपालिका में कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं। आप भारत के इस ढांचे को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब आप ये समझिए कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली कैसे है, इन दोनों के बीच के संबंध कैसे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। क्या हुआ था ऐसा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? तो आपका जवाब ये होगा कि 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो चुनाव हुए थे लोकसभा के, और परिवर्तन आता है कहां पे? परिवर्तन आ जाता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में, इस कार्यपालिका में। चुनाव होते हैं व्यवस्थापिका के, लोकसभा मतलब व्यवस्थापिका के, और परिवर्तन आ जाता है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद मतलब कार्यपालिका में। दोनों संबंधित हुए कि नहीं हुए? ठीक, एक बात। दूसरी बात ये, आप जानते हैं कि आर्टिकल 75(5) वो कहता है कि कोई व्यक्ति जो मंत्री है वो संसद का सदस्य होना जरूरी है, अगर नहीं है तो अधिकतम 6 माह तक उसे छूट है, बाद में उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा अपनी नियुक्ति तिथि से। तो मतलब ये कि मंत्री और प्रधानमंत्री ये संसद के दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य होंगे, कुछ लोकसभा के होंगे तो कुछ राज्यसभा के होंगे, ऐसा होना जरूरी है, किसी एक का हो जाए बस, होना जरूरी है। इसका मतलब ये सारे के सारे सदस्य अनिवार्यतः संसद के सदस्य होते हैं। समझते हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह थे, राज्यसभा के सदस्य थे। जितने भी मंत्री हैं वो सारे या तो लोकसभा के हैं या फिर राज्यसभा के हैं, किसी न किसी के तो हैं कोई ना कोई।
तो वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका का ही एक अंग है, हिस्सा है, पार्ट है। तो दोनों संबंधित हुई। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु 75(3 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब वो तभी तक वजूद में रहेगी जब तक कि लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त है। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, मंत्रिपरिषद बर्खास्त। दोनों संबंधित हुए कि नहीं हुए। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका को भंग कर रही है। दोनों संबंधित हुए कि नहीं हुए? हुए। इसका मतलब यह है, कार्यपालिका दो प्रकार की, वास्तविक और नाममात्र की। यह संसदीय शासन प्रणाली में होता है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, ये जो मैंने कहा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ये सब वजह है। इसका मतलब क्या है? दोनों संबंधित हैं, और चूंकि दोनों संबंधित हैं, ये संसदीय शासन प्रणाली है। तो आपको लग रहा है कि फिर अमेरिका में क्या होता होगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता होगा? अमेरिका में देखिए, संसद को कहते हैं कांग्रेस, और कांग्रेस में दो सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। वहां पे कार्यपालिका एक ही प्रकार की है, राष्ट्रपति। दो प्रकार की कार्यपालिका नहीं। वहां देखिए, दोनों सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, एकदम अलग अलग समय में चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति का अलग समय में चुनाव होता है। राष्ट्रपति किसी का सदस्य नहीं होता है। सीनेट का या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य किसी का नहीं होता है। मंत्री हैं, वो किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट, उनके सदस्य नहीं होते। भारत में तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं मंत्री, वहाँ नहीं होते हैं। वहाँ राष्ट्रपति जी चाहे उसको मंत्री बना सकता है, और वो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। कांग्रेस का मतलब वहाँ की संसद है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई मंत्री सोचे कि मैं सीनेट का चुनाव लड़ता हूँ, तो पहले उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर वो चुनाव लड़ सकता है। मतलब या तो व्यक्ति व्यवस्थापिका में रह सकता है या कार्यपालिका में रह सकता है। दोनों सेपरेट हैं, एकदम अलग है। कोई व्यक्ति यहाँ और यहाँ दोनों जगह नहीं रह सकता। जबकि भारत में तो जरूरी है कि ये सारे सदस्य इसमें भी हों, अनिवार्य है। वहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई सीनेट का सदस्य या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य चाहे कि उसे मंत्री बनाया जा रहा है, वो मंत्री बने, तो उसे पहले अपने सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर वो इधर जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहां दोनों पृथक हैं एकदम। इसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। आपने पढ़ा होगा ना मॉन्टेस्क्यू को, द स्पिरिट ऑफ लॉज किताब लिखी। शक्ति पृथक्करण की जो बात करता है वो ये है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे, और इतना ही मुझे लगता है समझाना चाहिए। इससे ज़्यादा समझाना भी ठीक नहीं है। फिर देखिए, एक विशेषता और ये कि भारत का संविधान वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। संघात्मक और एकात्मक का समन्वय। संघात्मक और एकात्मक शासन का समन्वय है। अब संघात्मक और एकात्मक का समन्वय करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, संविधान निर्माण जब हो रहा था, एकात्मक ब्रिटेन में है, संघात्मक अमेरिका में है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में, और एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है। एकात्मक में क्या होता है? एक ही सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, पूरे देश में उसे एक ही सरकार का शासन चलता है। संघात्मक में क्या होता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनमें स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दोहरी सरकारें होती हैं। मतलब मैं एक तो पहले आपको एकात्मक और संघात्मक का पूरा एकदम सही तरीके से वो समझा देता हूं कि एकात्मक और संघात्मक होता क्या है, ताकि आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी थोड़े से दूर हो जाएं। ये यूनिटरी सिस्टम है, ये फेडरल सिस्टम है। एकात्मक शासन में जो संविधान होता है, वो संविधान अपनी समस्त शक्तियां किसको दे देता है? केंद्र को दे देता है, क्योंकि उसका यूज करने वाली गवर्नमेंट है ही है कि सारी पावर्स सेंटर के पास है। अब सेंटर वो शासन करता है पूरे देश में। अच्छा, यहां ध्यान रखना आप, सेंटर अगर चाहे तो अपनी मदद के लिए, अपने सहयोग के लिए, अपनी सहायता के लिए स्टेट बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार, जो भी स्थानीय शासन है वो बना सकता है, ग्रामीण शहरी शासन या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो अपनी मदद के लिए बना सकता है, बनाए तो, वरना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर होगा तो केंद्र के अधीन है, राज्य को केंद्र ने बनाया है, वो चाहे वो शक्तियां उसको दे देगा।
और दे देगा इसका मतलब चाहे तब वो राज्यों से शक्तियां ले भी सकता है, राज्य को समाप्त भी कर सकता है, और फिर जनता पर शासन करते हैं। इसका मतलब स्टेट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। समझ रहे हैं आप? संघात्मक संविधान शासन में संविधान है वो शक्तियां दे देता है किसको? दो भागों में बांटता है, दो पार्ट्स में बांटता है। वो कुछ शक्तियां दे देता है केंद्र को और कुछ शक्तियां दे देता है राज्यों को, और केंद्र और राज्य अपने अपनी शक्तियों की सीमाओं के भीतर रहते हुए शासन करते हैं जनता पर। 7वें अनुसूची में संघ सूची पे केंद्र को अधिकार दिया, राज्य सूची पे राज्यों को अधिकार दिया, समवर्ती पे दोनों को दिया, ऐसा है ना? तो इस तरीके से अलग अलग विषय बांट दिए जाते हैं और वो शासन करते हैं। हालांकि भारत के का उदाहरण आप संघात्मक में पूरी तरीके से मत समझना। भारत में ओरिजिनली पूरी तरीके से वैसा शासन नहीं है जैसा फेडरल सिस्टम में होता है। फेडरल सिस्टम को एग्जैक्टली अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तब तो अमेरिका का फेडरल सिस्टम समझिए आप। वहाँ वो तो फेडरल सिस्टम का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है अमेरिका। तो भारत में तो मिक्स है एकात्मक और संघात्मक का। हमने तो अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इस शासन को ढाला है। बात करेंगे हम। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि चलिए हम इस एकात्मक बना लेते हैं। तो इस पे तो सबसे पहले असहमति हुई। इतने बड़े देश में एक शासन का चलना, एक ही जगह से सरकार का चलना, संचालित करना, वो सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। तो इसको तो खारिज किया। चलिए संघात्मक कर लीजिए, अमेरिका की तरह कर लीजिए। तो अमेरिका की तरह भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अमेरिका में तो राज्यों को इतने पावर हैं, केंद्र भी बहुत शक्तिशाली है, और राज्य को इतनी ज़्यादा स्वायत्ता है, इतने ज़्यादा पावर है कि प्रत्येक राज्य के अपने अपने संविधान है, अपनी अपनी नागरिकता है, अपना अपना जुडिशरी सिस्टम है, अपना अपना अकाउंट सिस्टम है, सारा सिस्टम राज्यों का अपना डेवलप है। और केंद्र सरकार राज्यों के मामले में झांक भी नहीं सकती है, बिल्कुल दखल नहीं दे सकती केंद्र सरकार राज्य के मामलों में। राज्य बहुत पावरफुल है। भारत में ये शंका थी संविधान निर्माताओं को कि यदि अमेरिका की तरह हमने राज्यों को बहुत ज़्यादा शक्तियां दी तो वो राज्य जो अभी तक, वो देश अभी तक पूरी तरीके से बना भी नहीं है। अभी उसमें सरदार पटेल पूरे देश में घूम घूम के लोगों को राजी करके, राजाओं को राजी करके देश की सीमाओं के भीतर जोड़ रहे हैं। अभी तो जोड़ने का काम चल रहा है। ऐसे देश में यदि हमने उन राज्यों को शक्तियाँ इतनी ज़्यादा दे दी जैसे कि अमेरिका में है, जिन राज्यों को स्वतंत्र रहने की आदत है, अपना शासन खुद चलाने की आदत है, हमने उनको इतनी शक्तियाँ दे दी, तो संभव है कि वो राज्य कुछ समय बाद राज्य की सीमाओं से अपने आप को अलग कर ले। देश की एकता और अखंडता को इससे सीधा सीधा बड़ा नुकसान होगा। और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ही हमने क्या किया? अमेरिकी संघीय सिस्टम, संघीय प्रणाली को पूरी तरीके से लागू न करते हुए हमने एकात्मक और संघात्मक दोनों के तत्वों को मिक्स किया, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें ढाला और अडॉप्ट किया। तो हमारे यहाँ बहुत सारे तत्व हैं जो संघात्मक हैं और अनेकों तत्व हैं जो एकात्मक हैं। जैसे एक संविधान पूरे देश का, अलग अलग राज्यों का संविधान नहीं है। संघात्मक शासन में ऐसा नहीं होता। हम ये एकात्मक तत्व है। दो सरकारें हैं, केंद्र की और राज्य की, संघात्मक विशेषता है ये। एकात्मक में नहीं होता, ऐसा संघात्मक में होता है। ठीक है, संविधान ने शक्तियां बांटी हैं इस तरीके की, ऐसे ऐसे शक्ति विभाजन किया, संघात्मक में होता है, संघात्मक है, लेकिन पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है। इकहरी नागरिकता है, एकात्मक तत्व है ये। हमारी जुडिशियल सिस्टम पूरे के पूरे देश में सेम है, एक जैसा है। राज्यों की अपनी जुडिशियल सिस्टम है ही नहीं कोई, एकात्मक तत्व है। आपातकालीन प्रावधान एकात्मक तत्व है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। फेडरल सिस्टम में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्य का मामला है। राज्यपाल तो राज्य का मुखिया है, उसकी नियुक्ति केंद्र कैसे कर सकता है? केंद्र अपने मामले में दखल करे, काम करे। स्टेट के मामले में केंद्र क्यों आएगा? वहाँ तो क्या होता है, अमेरिका में स्टेट के गवर्नर को वहाँ की जनता चुनती है, जबकि हमारे यहाँ केंद्र नियुक्ति करता है उसकी, राज्यपाल की। तो केंद्र का सीधा दखल हुआ राज्यों में। हमने तो जानबूझ के अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों को कमजोर बनाया, जानबूझ के केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया, ताकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। ठीक है, हमने जानबूझ के राज्यों को शक्तियां कम दी, केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी, महत्वपूर्ण शक्तियां हमने केंद्र को दी। तो ये हमारी अपनी आवश्यकताएं थी। एकात्मक और संघात्मक को हमने मिक्स किया, उसका समन्वय किया। ठीक है, इतना ही समझना है आपको, इससे आगे ज्यादा समझना भी नहीं है। चलिए
इसके बाद देखें हम भारत का संविधान हम कठोर बनाए कि लचीला बनाए, तो इस पे भी बहस हुई। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय किया, हमने बीच का रास्ता अपनाया हर जगह। बुद्ध के देश में हमने बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाया। हमने बीच के रास्ते को अपनाया। आप जानते हैं ब्रिटेन का संविधान लचीला है। लचीले का मतलब या कठोर का मतलब कोई पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है। लचीले का मतलब और कठोर का मतलब है कि जिस देश के संविधान में परिवर्तन करना कैसा है, आसानी से परिवर्तन हो जाए तो लचीला। अगर संविधान में संशोधन करना, परिवर्तन करना थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस में है, कठोर। अमेरिका का संविधान कठोर है, ब्रिटेन का संविधान लचीला है। ब्रिटेन में तो केवल संसद होती है, संसद ने कानून बनाया, वही वहाँ का संविधान। लिखित भी नहीं है वहाँ का संविधान, तो अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कि लचीला संविधान है। लेकिन संघीय शासन प्रणाली में संविधान कठोर होता है, क्योंकि अकेली केंद्र सरकार कभी संशोधन नहीं कर सकती है। ये पावर अकेले केंद्र को नहीं दिया जाता है, बल्कि राज्यों की भूमिकाओं को भी साथ रखा जाता है। वजह क्या है कि यदि अकेले केंद्र को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दे दी जाए, तो केंद्र तो सबसे पहले संविधान संशोधन करके राज्यों की शक्तियों को अपने पास ले लेगा, राज्यों को मिटा देगा सबसे पहले। इसलिए संशोधन करने की पावर केंद्र के साथ साथ राज्यों को की भागीदारी को साथ सुनिश्चित किया जाता है। अमेरिका में संसद, वहाँ की जो कांग्रेस है, उसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद कम से कम 3/4 राज्यों का समर्थन चाहिए। 50 राज्यों में से 38 राज्यों की सहमति चाहिए संशोधन होने के लिए। बहुत कठिन प्रोसेस है। यही वजह है कि 1789 में लागू हुआ संविधान आज 230-32 साल बाद भी अब तक उसमें केवल 27 संशोधन हुए। तो भारत में हम क्या करें? इतना कठोर संविधान तो अगर हम बनाएंगे, इतना कठोर संविधान लागू करेंगे, देश में संशोधन करना इतना मुश्किल करेंगे, हर संशोधन में राज्य की भूमिका को लेके आएंगे, तो फिर आवश्यकताओं के अनुरूप इस संविधान में संशोधन नहीं कर पाएंगे। लचीला भी नहीं बना सकते, वरना केंद्र सरकार राज्यों को मिटा देगी। तो क्या करें? तब हमने बीच का रास्ता अपनाया। हमने कहा कि ऐसे प्रावधान जिनका राज्यों से संबंध नहीं है, राज्य की शक्तियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, उनमें यदि संशोधन करना है तो अकेली संसद कर सकती है। वो संविधान लचीला हो गया। और संविधान के अधिकांश भाग में ऐसा है, अकेली संसद कर सकती है संशोधन। और ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट जो भारत की फेडरल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, संघीय शासन प्रणाली से जुड़े हुए हैं, जिनमें राज्यों की भागीदारी आती है, यदि उनमें संशोधन करना है तो अकेली संसद संशोधन नहीं कर सकती। संसद के साथ साथ संसद द्वारा जो संशोधन विधेयक पारित किया गया, उसे कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी मिलना चाहिए, राज्यों की भागीदारी भी आनी चाहिए उसमें। इस तरीके से ये कठोर हो गया। तो हमने दोनों सिस्टम अपनाए, ठीक है। ये हमने समन्वय किया, कठोरता और लचीलेपन का। फिर हम अगर और विशेषताओं की बात करें भारत के संविधान में, तो एकीकृत न्याय प्रणाली है। हमारी न्यायपालिका एकीकृत है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट के अधीन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। वहाँ स्टेट की न्यायपालिका एकदम अलग है, सेंट्रल की न्यायपालिका एकदम अलग है। फेडरल कोर्ट एकदम अलग है, स्टेट कोर्ट एकदम अलग है। फेडरल विषय जितने हैं उन पर फेडरल कोर्ट फैसला करेंगे, स्टेट के जितने विषय उन पर स्टेट कोर्ट फैसला करेंगे। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में न्यायपालिका सारी एक है, पूरी एक है। फिर देखिए, आप आगे बात करिए एकीकृत न्यायपालिका के बाद स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। कई प्रावधान इसके लिए किए गए स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए। फिर हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन हमारे यहाँ है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब संसद यदि कोई ऐसा कानून बना दे, राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना दे, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई ऐसा आदेश जारी कर दे जो संविधान के विरुद्ध है, संविधान का उल्लंघन होता है उसमें, तो न्यायपालिका को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे क्या कर सकते हैं? निरस्त कर सकते हैं, असंवैधानिक ठहरा सकते हैं। ये न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। इसे संविधान की रक्षा करना कहलाते हैं, और संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। ये न्यायिक पुनरावलोकन है। फिर इसके बाद में हम और विशेषताओं की बात करें भारतीय संविधान में, तो देखिए इकहरी नागरिकता,
नागरिकता इकहरी दी गई है, दोहरी नागरिकता नहीं है। केवल भारत का नागरिक होगा कोई भी व्यक्ति, चाहे गुजरात का है, चाहे राजस्थान का है, चाहे अरुणाचल प्रदेश का है। इकहरी नागरिकता के बाद में हम और अगर विशेषताओं की बात करें तो आपातकालीन प्रावधान हमने यहाँ शामिल किए। कुछ और विशेषताओं की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार हमने यहाँ के लोगों को दिए। मौलिक अधिकार हैं, ये मूल अधिकार जिसे आप कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फिर मूल कर्तव्य हैं, मूल संविधान में तो नहीं थे लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा दिए। फिर राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं। तो ये कई विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की जिनके बारे में आप सब जानते ही हैं। तो आज के इस क्लास में हमने संविधान की विशेषताओं और उन शब्दावलियों को खास तौर से समझने की, पढ़ने की कोशिश की। मैं समझता हूँ आपके उन शब्दावलियों का अर्थ शायद आज थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा और इससे आपको निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।